नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ाए गए प्रतिबंध, 1 जून के बाद जारी होंगे निर्देश। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 1 जून के बाद तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र की स्थिति अब सुधरने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कम होते कोरोना केस के बावजूद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। टोपे ने कहा कि जहां तक लॉकडाउन का सवाल है उसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन इससे संबंधित दिशा निर्देश 1 जून को जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में ढील नहीं दी जाएगी जहां मरीजों की संख्या और संक्रमण की दर अभी ज्यादा है और अस्पताल में बिस्तर मिलने की समस्या है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 1 जून के बाद भी बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, खाली पड़े पदों की भरने की कवायद शुरू। बता दें कि दिल्ली कोरोना संकट से धीरे धीरे उबर रहा है। इस महामारी की दूसरी लहर ने दिल्ली को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली ने इस पर काबू पा लिया है। महामारी के बाद अब सरकार बेरोजगारी से निपटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी सीटों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आपने बीएड कर लिया है और आपके पास उर्दू और पंजाबी का नॉलेज है तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली में पंजाबी और उर्दू शिक्षकों के रिक्त पड़े पद भरने की कवायद शुरू हो गई है। पिछले काफी समय से स्कूलों में इन शिक्षकों के पद खाली हैं। हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि देश की कोरोना स्थिति को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमान सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर मजाक के विवाद के बीच यूएन ने रणदीप हुड्डा को एम्बेसडर पद से हटाया। बता दें कि रणदीप हुड्डा हाल ही में राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म का हिस्सा बने थे और अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन इस समय उनको लेकर एक विवादित चर्चा चल रही है। दरअसल हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर मजाक किया था, जो कि आपत्तिजनक बताया जा रहा है। उनके समर्थक लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय जो खबर सामने आ रही है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से और उन्होंने अपने एम्बेसडर के पद से रणदीप हुड्डा को हटा दिया है। यूएन ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन यानी सीएमएस के एम्बेसडर के तौर पर रणदीप हुड्डा को रखा था। रणदीप हुड्डा का ये बयान काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन अब ये काफी वायरल हो गया है। लोगों का आरोप है कि रणदीप हुड्डा का मानसिकता जातिवादी है और उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जाति विशेष का भी अपमान किया है। इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया पर कल से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। कोरोना से मृत पत्रकारों के परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक देश में 3 लाख से अधिक मौतें हो चुकी है। पहली लहर के मुकाबले लाखों लोगों ने कोविड की दूसरी लहर में दम तोड़ दिया। इसमें सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि हमारे फ्रंट वॉरियर्स, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सेलिब्रिटी और कई पत्रकारों ने भी अपनी जानें गंवाई। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक पत्रकार महामारी की चपेट में आए, जिसमें से कई जिंदगी की जंग हार गए। केंद्र सरकार ने कोविड से अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए प्रत्येक परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। गुरुवार यानी 27 मई को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में रोजगार मुहैया करवाने में मध्य प्रदेश अव्वल, प्रवासी मजदूरों को भी दिया काम। बता दें, कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां देश आर्थिक महामारी से जूझ रहा है, वहीं
दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि इस बीच CMII की एक रिपोर्ट के मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान है। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% रिकॉर्ड की गई है, जबकि पहले स्थान पर असम को शामिल किया गया है। दरअसल कोरोना काल और लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनी शिवराज सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के मामले में देश में दूसरे नंबर पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% रिकॉर्ड की गई है। पहले स्थान पर 0.2% के साथ असम को रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश और मेघालय 1.4 बेरोजगारी दर के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। दोस्तों, किसी भी राज्य के लोगों के लिए ये खबर एक अच्छी खबर हो सकती है। आपके राज्य में बेरोजगारी का क्या स्थिति है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कम नहीं हो रही है बाबा रामदेव की मुश्किलें, IMA ने दिल्ली में दर्ज कराई शिकायत। बता दें कि एलोपैथी और डॉक्टर पर विवादित बयान देने के बाद बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच शुरू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। IMA ने पहले बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा था, तो अब दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। IMA के महासचिव डॉक्टर जयेश लेलेन ने शिकायत दर्ज कराई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिकायत दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। डॉक्टर जयेश लेले ने अपने शिकायत में कहा है कि रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। अपनी शिकायत पत्र में IMA ने कहा है कि रामदेव और उनके सहयोगियों ने गलत नियत से मेडिकल समुदाय और आम जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस साजिश में रामदेव के साथ शामिल लोगों की जांच की जाए, इस संबंध में FIR दर्ज की जाए। ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर पर अब काबू में नजर आ रही है। राजधानी में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में काफी लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी। राजधानी के अस्पतालों में अप्रैल और मई के महीने में काफी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, जिसके चलते अदालत को दखल देना पड़ा था। अब दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से जान देने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में हाल ही में ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवाने वालों का मुआवजा मंजूर करने के खातिर मामलों के मूल्यांकन के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति ये जांच करेगी कि नियमानुसार अस्पताल में ऑक्सीजन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामले के आधार पर आकलन करने के लिए 6 सदस्यीय समिति मुआवजे के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करेगी, जो अधिकतम रुपये 5 लाख रुपए तक सीमित होगा। झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को किया गया प्रमोट, जारी किया गया आदेश। बता दें कि झारखंड में कोरोना काल के चलते राज्य सरकार ने 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। वे बिना किसी मूल्यांकन के ही 10वीं और 12वीं में चले गए हैं। साल 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से पिछले शैक्षणिक सत्र में भी 17 मार्च 2020 से कुछ समय को छोड़कर स्कूल बंद है। क्लास का स्कूलों में संचालन नहीं किया जा सका है। इस परिस्थिति को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 2020-21 में 9वीं और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं की प्रोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका। इससे पहले 1ली से 8वीं के छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट किया जा चुका है। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा ब्लैक फंगस। 620 मरीज मिलने के बाद केजरीवाल सरकार ने घोषित की महामारी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश के कई राज्यों में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस का आतंक बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड के बीच फंगस संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अब दिल्ली सरकार ने म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में अब तक म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 620 मरीज सामने आए। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस सिलसिले में एक औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अमेरिका में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, खास तरीके से भारत की छवि गढ़ने का चल रहा है राजनीतिक खेल। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की मौजूदा सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को एक खास छवि में गढ़ने के लिए राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है और भारत के बारे में जो मनगढ़ंत राजनीति कल्पना की जा रही है उसमें और वास्तविक सरकार में अंतर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
जनरल एचआर मैकमास्टर के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि बुधवार को कहा कि महामारी के कारण भारत बहुत तनावपूर्ण समय से गुजर रहा है। जयशंकर हूवर इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित भारत एक रणनीतिक साझेदारी के लिए अवसर और चुनौतियों के बैटल ग्राउंड सत्र में बोल रहे थे। ट्विटर के बयान पर केंद्र सख्त, कहा इधर उधर की बात करने के बजाय कानून के तहत काम करें। बता दें कि नए आईटी कानूनों और दिल्ली पुलिस की ओर से टूलकिट मामले की जांच के सिलसिले में दफ्तर में छापेमारी के बाद ट्विटर और भारत सरकार आमने सामने दिख रहे हैं। ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि नए आईटी कानून को लेकर वो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संभावित खतरे पर भी चिंतित है। ट्विटर के बयान पर ऐतराज जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ये सब तरीके अपनाकर कुछ नहीं होने वाला है। घुमा फिरा के बात करना छोड़िए और कानून के दायरे में काम करिए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि ट्विटर को चीजों को गोल घुमाने के बजाय देश के कानूनों का पालन करने की जरूरत है। कानून और नीति बनाना संप्रभु राष्ट्र का विशेषाधिकार है। ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसे भारत के कानूनों की रूपरेखा क्या होनी चाहिए ये तय करने का अधिकार नहीं है, वो इसमें दखल ना दे। महाराष्ट्र में शुरू हुआ ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का उत्पादन। 7,000 की जगह 1,200 रुपए ही होगा दाम। बता दें कोरोना महामारी के साथ सरकार का पूरा फोकस अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस पर भी है। इस बीमारी की दवाओं की किल्लत को देखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कंपनियों को एम्फोटेरेसिन बी एमल्सन इंजेक्शन के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया है, जिन्होंने तेजी से उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाजार में इस दवा की किल्लत दूर हो जाएगी। दिल्ली दफ्तर में पहुंची पुलिस तो ट्विटर ने दिया बयान, बोले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर हमें चिंता है। बता दें भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़े टूलकिट विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम हाल ही में ट्विटर के दफ्तर जांच के लिए पहुंची थी। अब इस पूरे मामले पर ट्विटर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत में काम कर रहे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ट्विटर ने गुरुवार को कहा कि वो अपने भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि हाल ही में पुलिस की एक टीम हमारे नई दिल्ली के दफ्तर में गई। ट्विटर ने पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति का भी जिक्र किया। ये पहली बार है जब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नियमों पर बात की है। कांग्रेस टूलकिट विवाद को लेकर सरकार के साथ टकराव के बीच नए डिजिटल नियमों पर ट्विटर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्विटर ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे और पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति के उपयोग पर चिंता जताई है। तीखे शब्दों में ट्विटर ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने खतरे की जो आशंका पैदा हुई है उसको लेकर भी चिंतित है, क्योंकि इसी के लिए हम काम करते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा मोदी को हटाने के लिए लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है चीन। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हटाने के लिए चीन गड़बड़ी फैला सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हरवाने के लिए गड़बड़ी की और अब चीन को दूसरी खुन्नस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा क्योंकि केंद्र की कूटनीति के चलते असहाय हुए चीन को पहली बार भारत के जमीन से पैर पीछे खींचना पड़ा है। पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता के चलते कई इस्लामिक देश भारत के साथ आ गए हैं। इससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देता है और जो आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है। ये चाइना की पॉलिसी होती है। सस्ते रेट पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ये खबर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आ रहा है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक लाया सस्ते रेट पर प्रॉपर्टी खरीदने का शानदार मौका। जी हां, बता दें कि अगर आप घर या किसी तरह की कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी काम आएगी। दरअसल आपको मौका मिल सकता है सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का। ये मौका कोई और नहीं बल्कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक लेकर आया। पीएनबी सस्ता प्रॉपर्टी बेच रहा है। ये प्रॉपर्टी नीलामी में बेची जा रही है। इस नीलामी की शुरुआत 25 मई से हो चुकी है। बैंक 1 जून तक इन सस्ती प्रॉपर्टियों को बेचेगा। यदि आप किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं तो ये मौका आपके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। बात कर लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव की। तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 19 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 11 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 71,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
आज के मौसम समाचार की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद झारखंड में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यास बिहार में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान के कारण अगले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए जिला प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।